नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जताया देश का आभार, कहा अभिभूत हूं। आज से 11 दिवसीय अमेरिका दौरा शुरू करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूएनजीए सत्र समेत कई बैठकों में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की, बोले विकसित भारत के निर्माण में ये एक नई क्रांति लाएगी। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाने का से क्या कांग्रेस को होगा फायदा, यही है कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल। वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना महाराष्ट्र से निकलने पर उद्धव ठाकरे ने दी पहली प्रतिक्रिया। नारों को लेकर राजस्थान में मचा घमासान, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बड़ी दूरियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उनके जन्मदिन पर उनको मिली शुभकामनाओं से वे अभिभूत हैं। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब लोग सामूहिक रूप से कार्य करेंगे तब भारत सतत और समावेशी विकास के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी ने आज का दिन मैंने अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण के कार्यक्रमों में शामिल होकर बिताया। मेरा मानना है कि जब हम इन क्षेत्रों में सामूहिक कार्य करेंगे तब हम सतत और समावेशी विकास के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आने वाले समय में हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने उनके 72वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोगों की शुभकामनाओं से उनको और अधिक मेहनत से काम करने की शक्ति मिली है। कहा कि मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जिन्होंने आज का दिन विविध सामुदायिक सेवाओं के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनके संकल्प सराहनीय है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित अन्य लोगों का भी ट्वीट पर अलग से आभार जताया। इसके अलावा उन्होंने विदेशी नेताओं को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने ट्विटर पर उनको शुभकामनाएं दी थी। मोदी ने अपने जन्मदिन पर शनिवार को 4 कार्यक्रमों को संबोधित किया जिनमें वन्य जीव सहित विविध क्षेत्र शामिल थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 11 दिवसीय अमेरिका यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान वे संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही एस जयशंकर जो बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एस जयशंकर की 4 समूह की एक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, जापान, जर्मनी शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार सुनिश्चित के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, कैरिबियाई और छोटे द्विपक्षीय विकासशील देश शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर केंद्रित है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 18 से 24 सितंबर तक न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के दौरान एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का विषय निर्णायक क्षण और आपस में जुड़ी चुनौतियों का परिवर्तनकारी समाधान है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे प्रदर्शित करने के लिए विदेश 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया @75 शोकेसिंग इंडिया UN पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे जो भारत की विकास यात्रा और सहयोग में इसके योगदान को उजागर करेगा। इस कार्यक्रम को कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और UNDP प्रशासन के साथ 77वें UNGA अध्यक्ष द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेशनल पॉलिसी की शुरुआत की और कहा कि एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि ये पॉलिसी हर क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेगी। पीएम ने कहा अमृतकाल में देश ने एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया
है। मेक इन इंडिया और भारत के आत्मनिर्भर होने की गूंज अब दुनिया में हर जगह सुनाई दे रही है। अब भारत बड़े निर्यात लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है और उन्हें पूरा कर रहा है। पीएम ने कहा, आज भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इसे बेहतर बनाने में मदद करेगी। भारत एक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में उभर रहा है। दुनिया ने भारत को आज सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है और ये पॉलिसी इसे और आगे ले जाने में कामयाब होगी। प्रधानमंत्री ने कई समस्याओं का समाधान और कहा कि इससे हमारी सभी प्रणालियों में सुधार होगा। पीएम ने कहा कि इस पॉलिसी से हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स को और इंडस्ट्रीज को हर तरह से काम करने में समय और धन की बचत होगी। इस पॉलिसी में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन संबंधित हर चुनौतियों का समाधान किया गया है। पीएम ने कहा कि मेरा मानना है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत हमारी सभी प्रणालियों में सुधार होगा और इन क्षेत्रों में काम करने वाली सरकार की विभिन्न इकाइयों के बीच एक समग्र दृष्टिकोण के साथ समन्वय स्थापित होगा। इससे हमें आगे बहुत मदद मिलेगी। राजस्थान में कांग्रेस में अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं हुई है। गहलोत और सचिन बीच मचा घमासान जग जाहिर है। इन सबके बीच राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाने से कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान? दरअसल राजस्थान कांग्रेस में चल रही कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। जहां एक तरफ सचिन पायलट और उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात पर जोर देते रहे कि उनका उम्मीदवार ही राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बने। बता दें कि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गहलोत और पायलट गुटों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने हाल ही में सचिन पायलट का नाम लिए बगैर उन्हें बाहरी नेता बताया। मीणा ने कहा कि पहले भी लोग बाहर से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन उन्होंने यहाँ धैर्य का भी काम नहीं किया। वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को गुजरात में स्थानांतरित किए जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शिंदे फडणवीस सरकार को अपनी कमियों पर आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहा, न कि महाराष्ट्र के लिए पिछली महाविकास आघाड़ी को दोष देने के लिए। ठाकरे ने कथित तौर पर शिवसेना भवन में एक बैठक के दौरान पार्टी विभाग प्रमुखों से कहा कि महाराष्ट्र को प्रोजेक्ट मिलना था, कंपनी चाहती थी कि ये यहाँ एमवीए सरकार ने इसके लिए सभी प्रयास किए, लेकिन पता नहीं नई सरकार के पिछले 2.5 महीने में क्या हुआ और गुजरात जाने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने हमें दोष नहीं देना चाहिए, इसके बजाय उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि जहां ने दावा किया कि अगर कोई परियोजना गुजरात जाती है तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि महाराष्ट्र को परियोजना नहीं मिली। एक सूत्र ने कहा कि ठाकरे ने सरकार को यह साबित करने के लिए भी चुनौती दी कि क्या एमवीए सरकार राज्य से बाहर निकलने की परियोजना के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को जनता के बीच इस मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने और शिवसेना और एमवीए के खिलाफ फैलाई जा रही गलतफहमियों का करारा जवाब देने का निर्देश दिया। समझा जाता है कि ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा था कि केंद्र ने परियोजना प्राप्त करने में महाराष्ट्र सरकार का समर्थन नहीं किया। हिंदी फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने शनिवार देर रात पटना में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। ये जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में दी। बिहार में सरकार बदलने के बाद लालू यादव से मनोज वाजपेयी की ये पहली मुलाकात है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में लिखा कि बिहार की माटी के लाल और हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध और संजीदा अभिनेता मनोज वाजपेयी जी आवास पर पहुंचे और पिता लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली। तेजस्वी ने लिखा कि मनोज वाजपेयी ने मेहनत और काबिलियत की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाकर बिहार को गौरवान्वित किया है।
इस ट्वीट के साथ तेजस्वी ने कुछ फोटो भी शेयर की। इनमें से एक में मनोज वाजपेयी को हाथ जोड़कर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है। वहीं अन्य तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बैठकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि जाने माने अभिनेता मनोज वाजपेयी मिलने पहुंचे। आवास पर स्थित गौशाला भ्रमण की इच्छा जताते हुए उन्हें गौ माता का दर्शन भी कराया गया। बिहार में बदले सियासी समीकरण के बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये बात भी सामने आई है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बयान के आने के बाद यूपी में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज स्थित शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले बिहार में अपना घर संभाल लें, यूपी बहुत दूर की बात है। इसके साथ ही विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, अगर गलती से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूल रूप में आ गए तो फूलपुर में प्रयागराज की जनता जमानत जब्त करवा देगी। दरअसल राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में दिल्ली का किला भेदने के लिए यूपी के प्रयागराज जिले के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से बिहार और यूपी में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। फूलपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण पटेल ने जीत हासिल की है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबोने का काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश पर वर्ष 2021 और 22 तक लगभग 2,95,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो हर महीने लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार हर माह 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर प्रदेश को कर्जदार बनाने में लगी हुई है। इस कार्य के कारण प्रदेश की हालत ऐसी हो गई है कि हर साल 20,000 करोड़ रुपए का तो केवल ब्याज ही प्रदेश सरकार को चुकाना पड़ रहा है, जो कि सरकार के कुल वार्षिक बजट से भी अधिक है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह स्वयं की पार्टी के कार्यक्रमों में प्रदेश का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश की हालत खस्ताहाल होती जा रही है। लगातार बढ़ रहे ब्याज और बढ़ते कर्ज से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। इन्हीं गंभीर आरोपों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री का ध्यान फिजूल खर्ची के कार्यक्रमों पर अधिक और प्रदेश की आर्थिक स्थिति और बेरोजगारों पर बिल्कुल नहीं है।
सोनाली फोगाट की मौत की एक गुत्थी जल्द ही सुलझ सकती है। इसकी जांच अब सीबीआई कर रही है और शनिवार को सीबीआई की टीम ने ग्रैंड लियोनिड रिजॉर्ट में करीब 10.5 घंटे तक जांच की और कोना कोना खंगाल लिया। सुबह से लेकर देर रात तक सीबीआई और एफएसएल की टीम जांच करती रही। 10 घंटे की जांच और रिजॉर्ट के सभी स्टाफ से बारी बारी पूछताछ के सीबीआई के अधिकारियों ने रिजॉर्ट से निकल गए। वहीं एफएसएल की टीम अभी तक रिजॉर्ट में मौजूद है। इस जांच की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। जांच में आखिर क्या मिला, रिपोर्ट के बाद ये पता चल सकेगा। सोनाली फोगाट की मौत एक हादसा थी या उनकी हत्या की गई थी। बता दें कि सोनाली फोगाट के परिजन और उनकी बेटी लगातार सीबीआई की जांच मांग कर रहे थे। जांच को लेकर हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार से बात की थी, जिसके बाद गोवा सरकार की पहल पर इस घटना की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। गिरिडीह से रांची जा रही एक एसी बस हजारीबाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस नेशनल हाईवे 100 पर शिवानी नदी में पलट गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 45 लोग घायल हो गए। वहीं 2 से 3 लोग बस में फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। घायलों को बस और एम्बुलेंस के जरिए हजारीबाग ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग सिख समुदाय के थे, जो अरदास कीर्तन में शामिल होने रांची जा रहे थे। इसमें हजारीबाग गुरुद्वारा कमेटी के राजू सिंह भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मदद में जुट गए। इसके बाद खबर मिलते ही लोकल पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बस गिरिडीह से रांची जा रही थी। इसी दौरान हजारीबाग बगडोरा NH 100 पर दारू क्षेत्र में बस पलट गई। जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना बस की पत्ती टूटने के कारण हुई। इससे बस अनियंत्रित हो गई और नदी में पलट गई। बस में 52 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहीं फंसे घायलों को गैस कटर की मदद से बस से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग अभी बस में ही फंसे हुए हैं। हादसे में घायल शेख बिगारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में भी भर्ती कराया गया है। इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने माता वैष्णो देवी के लिए नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। IRCTC ने रामायण सर्किट ट्रेन की सफलता के बाद शुरू करने का ऐलान किया है। भारत गौरव रेक के साथ नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन 30 सितंबर 2022 को कटरा के लिए दिल्ली से पहली बार चलेगी, जिसकी यात्रा 4 रात और 5 दिनों की होगी। ये ट्रेन यात्रा दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी, जिसमें 3 टियर AC कोच सहित 11 कोच होंगे। इस ट्रेन का गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अंबाला, सरहिंद और लुधियाना के पर्यटक लाभ उठा सकेंगे। IRCTC ने नवरात्रि के मौके पर तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इस पैकेज को शुरू करने का फैसला किया है। वहीं CPRO के आनंद कुमार झा ने इसे टूर पैकेज की जानकारी देते हुए कहा कि डबल ट्रिपल शेयरिंग के लिए यात्री को 11,990 रुपए चुकाने होंगे। इसके साथ ही AC क्लास के सिंगल शेयरिंग के लिए 13,790 रुपए का भुगतान करना होगा। इस पैकेज में यात्री को ट्रेन की यात्रा के साथ AC होटलों में रात में ठहरने की सुविधा, भोजन की सुविधा, बसों से आने जाने का किराया, यात्रा बीमा और गाइड की सेवा मिलेगी। इसके साथ ही आनंद झा ने कहा कि 18 साल और उससे अधिक आयु के सभी यात्रियों का कोविड टीकाकरण भी अनिवार्य है। गुजरात के लोगों को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है। ये तोहफा कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से देंगे। 30 सितंबर से मुंबई और गांधीनगर के बीच देश में तीसरी और गुजरात की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। अब मुंबई और गुजरात के बीच यात्री तेज स्पीड में अपना सफर तय कर सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन बताया जा रहा है। इसके किराए को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। वहीं गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने से हर्ष का माहौल है। व्यापारियों करने की योजना बना रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब सिर्फ 2 रूटों पर चल रही है। दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के बीच ये दोनों ट्रेन चलती हैं। इस रूट पर सफर करने के लिए यात्री उत्सुक रहते हैं। इसके साथ ही सफर करने पर ट्रेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा भी करते हैं। इसके बाद से देश भर में अन्य ट्रेनों के संचालन का इंतजार किया जा रहा था।
जिसके बाद अब गुजरात से मुंबई के बीच लोगों का इंतजार पूरा होने वाला है। नई ट्रेन के संचालन से पहले रेलवे अगस्त के महीने में इस ट्रेन का ट्रायल भी कर चुका है। मध्य प्रदेश के 52 में से 28 जिलों में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीज मौजूद नहीं हैं, जबकि जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा फिर एक बार बढ़ गया है। अब मध्य प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटकर 192 रह गई है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या घट रही है। पिछले 24 घंटे में यहां 29 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इनमें भोपाल में 11, बैतूल में 2, दतिया में 2, ग्वालियर में 1, हरदा में 2, होशंगाबाद में 2, इंदौर में 4, जबलपुर में 1, नरसिंहपुर में 2, राजगढ़ में 1, सिरोही में 1 नया मामला सामने आया है। कोरोना से जबलपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 10,771 हो गई है। मौत का आंकड़ा पिछले 25 दिनों से थमा हुआ था। मध्य प्रदेश में कोरोना अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक अभी भी सावधानी बरतने की बात भी कह रहे हैं। दुनिया भर के कई देश इन दिनों बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहे हैं। अमेरिका से लेकर इटली, पाकिस्तान, तो वहीं भारत में बाढ़ का कहर दिख रहा है। अचानक आई इस बाढ़ से एक और जहां हजारों लोगों की जान चली गई, तो वहीं करोड़ों लोग बेघर हो गए। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि कहीं पानी की किल्लत हो गई है, तो कहीं लोगों को खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। इटली में बीते दिनों आई अचानक बाढ़ में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। इटली के मोर्चे क्षेत्र में शुक्रवार को तेज आंधी बारिश ने आसपास के इलाकों में तबाही मचा दी। अचानक हुई इतनी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। चारों ओर पानी ही पानी देखने को मिला। बचाव अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक लापता लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। वहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा होने पर दर्जनों लोग घरों की छतों, पेड़ पर चढ़कर बाढ़ से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला और प्रधानमंत्री मारियो योद्घागी ने बयान जारी कर कहा कि इस बाढ़ से नुकसान की मरम्मत समेत आपदा से विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी आवास स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट नहीं दिया गया था। इलाकों में हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीम फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। करीब 300 फाइटर इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 महीने में जितनी मिलाकर बारिश होती है, उतनी बारिश 2 से 3 घंटे में हुई है। देश के कई हिस्सों में आफत की बारिश जारी है। यूपी और उत्तराखंड समेत कई और राज्य बारिश से बेहाल हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। नैनीताल में सड़क के गुजर रही एक कार पहाड़ से गिरे पत्थर के नीचे आ गई। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया। उड़ीसा और गंगेय पश्चिमी बंगाल में अलग अलग क्षेत्रों में 20 सितंबर से बारिश का एक नया दौर शुरू होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में आज बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में 21 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। आज भी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। पिछले 3 दिनों की बारिश ने श्रावस्ती को पानी पानी कर दिया है। वहीं राप्ती नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। श्रावस्ती जनपद में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत पानी से भरे हुए हैं, तो वहीं सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। राप्ती नदी के तट पर बसे गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। यूपी के सीतापुर में बनबसा, शारदा और गिरजा बैराज से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा और शारदा नदियां उफान पर हैं। कई गांव में पानी घुस गया है। वहीं गोलकंकोट क्षेत्र में घाघरा नदी के उफान से दर्जन भर गांव में पानी भर गया है। गांव के मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए हैं। लोगों का आवागमन भी मुश्किल हो गया है। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। वहीं शनिवार की सुबह से बढ़े जलस्तर से लोधपुरवा, पासीनपुरवा, गार्गीपुरवा, परमेश्वरपुरवा, जंगल टपरी, निर्मलपुरवा समेत कई गांव पानी में भर गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।